हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूटेरस के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया था वजाइना के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जहां हमने वेस्टिबुलर ग्लैंड्स देखे, मेमोरी ग्लैंड्स देखे, और हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। राइट, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। राइट, अब जो हमारा मेन फोकस है उस पर हम फोकस करेंगे कि हमारा मेन प्राइम फोकस क्या था कि हमें फीमेल गैमेट बनाना है। राइट, तो हम लोग अब उसको ज्यादा फोकस देंगे। क्या करना है, हमको फीमेल गैमेट बनाना है। उसका क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है oogenesis। क्लियर है। अब ये oogenesis वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं क्या करूंगा, मैं 3 लेक्चर में इसको खत्म करूंगा। आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो मतलब 1 पेज में ही खत्म हो चुका है oogenesis, तो आप 3 लेक्चर क्यों लेंगे? तो क्यों, देखो पहला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आउटलाइन को समझेंगे कि oogenesis में क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे oogenesis का सेलुलर लेवल यानी फॉलिक्यूलर लेवल को। उसके बाद हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल्स को कि कितने हार्मोन्स है और वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ड्यूरिंग oogenesis, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का रीजन क्या है, देखो कि इससे ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे। और अगर आपने oogenesis समझ लिया ना, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझ में आ जाएगा। अगर आप oogenesis नहीं समझ पाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। राइट, और oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 2 टॉपिक से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि जैसे मैं oogenesis को पढ़ा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। मैं बहुत रेयरली ये चीज कहता हूं कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है या एनसीईआरटी से ये टॉपिक को नहीं देखना है, ये बहुत रेयरली मैं कहता हूं। और आज वो रेयर मोमेंट है जहां मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी से इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। नंबर 1, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। राइट, नहीं कर पाओगे, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन डिटेल में नहीं दिया गया है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं, जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप भी वैसे ही कीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोर्ड वर्क करता हूं, आप भी अपने कॉपी में वैसे वैसे नोट करते रहिए। ठीक है, चलो तो अपने हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे oogenesis। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे oogenesis। oogenesis क्या है, oogenesis, oogenesis होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट, इसी को तो कहा जाता है oogenesis। तो क्या लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस of formation of mature female gamete is called oogenesis। is called what? is called oogenesis। क्या कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। राइट, तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। राइट, अब याद करो जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था तो वहां हमने क्या बोला था कि एट प्यूबर्टी क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। राइट, लेकिन ये जो oogenesis है ना, ये कब स्टार्ट होता है, ये एम्ब्रायनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब फीमेल फीटस जब मां के उम्ब में रहता है, राइट, तभी उसका ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो तब उसमें ओवरी भी डेवलप होगा, फैलोपियन ट्यूब भी डेवलप होंगे, यूटेरस भी डेवलप होगा। वो जो फीटल एम्ब्रायो होता है उसमें, उस फीटल एम्ब्रायो में उस फीटस जो होता है, वो फीटल ओवरी में क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैंने क्या कहा था कि मतलब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, जब मेल प्यूबर्टी में पहुंचता है, मतलब बर्थ, उसके बाद चाइल्डहुड एंड देन प्यूबर्टी।
तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है। लेकिन फीमेल में, राइट, फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, उसके एम्ब्रायोनिक लाइफ में। मतलब मान लो एक माँ है, उसके माँ के ऊम के अंदर क्या है, फीमेल फीटस है, राइट। उस फीमेल फीटस में जो ओवरी है, मतलब जो फीटल ओवरी है, उस फीटल ओवरी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, इट स्टार्ट्स during embryonic developmental stage, और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे फीटल ओवरी में ही क्या हो जाएगा, oogenesis स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ oogenesis का। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में। oogenesis कब स्टार्ट होता है, फीटल ओवरी में ही स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग oogenesis का आउटलाइन को स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां छूट दिया गया है, जो आपको क्लियरली नहीं दिया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में और आगे भी पूछे जाएंगे। तो कृपया करके जो मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं तीनों oogenesis में, oogenesis पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों में ही जो मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं सिर्फ उसी को पढ़िए, क्वेश्चन वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालेंगे आउटलाइन, राइट। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया था, मदर सेल। तो यहां पे मदर सेल कौन होगा, oogonia, राइट। यहां पे मदर सेल कौन होगा, oogonia। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे फीमेल गैमेट मदर सेल, मदर सेल। क्यों मदर सेल, बिकॉज ये मदर ही आके जाके इसका जो बच्चा है, बच्चा कौन है, ओवम, उसको बनाएगा। कौन बनाएगा, oogonia बनाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये oogonia कहां से आया, ये मदर सेल कहां से आया। अब तक तो हमने oogonia के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो oogonia कहां से आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्पर्मेटोगोनिया की, तो हमको पता था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं, एक सर्टोली सेल्स, एक स्पर्मेटोगोनिया, हमें पता था। लेकिन oogonia के बारे में तो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो oogonia आया कहां से, तो oogonia आया है प्राइमरी जर्म सेल से। कहां से आया है, प्राइमरी जर्म सेल्स। कहां से आया है oogonia, प्राइमरी जर्म सेल्स। क्या लिखेंगे, प्राइमरी जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स। याद करो जब मैंने ओवरी, आपको ओवरी जब मैं पढ़ा रहा था, तो जब मैंने ओवरी का डायग्राम ड्रॉ किया था, तो उसके आउटर वॉल में कुछ क्यूबॉइडल सेल्स बनाए थे मैंने, और मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, ये प्राइमरी जर्म सेल्स है, और यही आगे जाके क्या बनाएंगे, oogonia बनाएंगे या ओवम बनाएंगे। वहां पे मैंने ओवम बोल दिया था डायरेक्ट, लेकिन ओवम नहीं होगा, क्या होगा, oogonia। तो वही प्राइमरी जर्म सेल से क्या बनेगा, वही प्राइमरी जर्म सेल से oogonia जो है वो बनेगा। बाकी प्रोसेस याद करो, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता, वहां पे माइटोसिस हुआ था और अपने जैसा और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनाया था। तो यहां पे भी सेम होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे भी होगा माइटोसिस। क्या होगा, यहां पे होगा माइटोसिस, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बनेगा, और सारे oogonia बनेंगे। क्या बनेंगे, और सारे oogonia बनेंगे, राइट। ये प्राइमरी जर्म सेल जो है ना, ये 2n होता है डिप्लॉयड, और इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। उसमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम्स होता है। यही होता है ना, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक एक्स एक वाई, तो 44 प्लस XX, 44 प्लस XX।
अगर प्राइमरी जर्म सेल्स डिप्लॉयड है तो उगोनिया कैसा होगा, वहीं से तो आया है ये, तो ये भी कैसा होगा, उगोनिया भी डिप्लॉयड हो जाएगा। और इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स, 44 प्लस XX, ठीक है 46। फिर माइटोसिस से क्या बना, उगोनिया बना, तो मतलब डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बना, तो ये उगोनिया भी कितना होगा, ये उगोनिया भी डिप्लॉयड होगा और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा 44 प्लस XX, यही अरेंजमेंट होगा, राइट। साइड वाइज आप चार्ट भी ड्रॉ करते रहिए मेरे साथ, साइड वाइज। तो यहां पे क्या बना, एक उगोनिया था, इसने किया माइटोसिस, दो बनाए, और ये दो भी क्या किया, इन दोनों ने भी माइटोसिस किया, तो अपने जैसे और दो इन्होंने बनाए। इस लेवल तक सब सेम है, देखो इस लेवल तक सब सेम है, इस लेवल तक हर एक चीज को हमें इन डिटेल में स्टडी करना है, तो इस लेवल तक सब सेम है। अब याद करो हमने क्या कहा था कि स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करेगा और साइज में ग्रो करेगा और बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहां पे भी सेम होगा, यहां पे भी क्या होगा, ये जो उगोनिया है, ये जो उगोनिया है ये क्या करेगा, ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन साइज, क्या करेगा, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, और साइज इंक्रीज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी, क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte, क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा, राइट। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये अपना जो साइज है इसको इंक्रीज किया और क्या बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। अब इन प्राइमरी oocyte सिर्फ क्या किया इन्होंने, सिर्फ इंक्रीज किया है साइज। क्या प्लॉइडी लेवल पे कोई चेंज आया है, नो। क्या क्रोमोसोम लेवल पे कोई चेंज आया है, नो। तो प्राइमरी oocyte कैसा होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, इसमें भी होंगे 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, सब कुछ इन डिटेल में हम लोग लिखेंगे, 44 प्लस XX। अब ये प्राइमरी oocyte का काम क्या है, जैसा काम था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, मियोसिस करना, तो ये बहन जी क्या करेंगे, ये बहन जी जाएंगे मियोसिस करने, तो ये बहन जी कहां जाएंगे, ये बहन जी जाएंगे मियोसिस करने, तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट मियोसिस, स्टार्ट मियोसिस। और मियोसिस में भी कौन सा फेज, मियोसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो स्टार्ट मियोसिस 1, तो वो कहां जाएंगे, वो करेंगे मियोसिस 1, ये स्टार्ट करेंगे क्या, ये स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 स्टार्ट करने के, मियोसिस 1 के कितने फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज में भी बहुत सारे फेज होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, बहुत सारे फेज होते हैं। तो क्या होता है कि ये मियोसिस 1 स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसे कंप्लीट करने से पहले ही क्या होगा, वो अरेस्ट हो जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे, वो पॉज हो जाएंगे, राइट। वो क्या होंगे, वो पॉज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं टीवी में कुछ मूवी देख रहा था, नहीं मूवी देख रहा था, और अचानक से मुझे याद है मुझे कुछ काम करना है, या मैंने अचानक से सोचा कि मूवी देखते देखते कि यार ठीक है मूवी चल रहा है लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है तो मुझे सोना है, तो मैं क्या करूंगा, मूवी को पॉज करूंगा और सोने चला जाऊंगा। सेम टू सेम काम यहां होता है। इस प्राइमरी oocyte को जैसे ही मियोसिस स्टार्ट तो कर देता है लेकिन प्राइमरी oocyte को मतलब प्राइमरी oocyte ये कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे भाई सोना है, तो मियोसिस को थोड़ा सा हम लोग पॉज कर देते हैं, राइट। और मियोसिस पॉज हो जाता है या अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस कहां अरेस्ट हो जाता है, तो लिखेंगे प्राइमरी oocyte अरेस्ट एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्या होता है, प्राइमरी oocyte रेस्ट
arrested at प्रोफेज 1 विद इन ब्रैकेट लिखेंगे डिप्लोटिन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, डिप्लोटिन, प्रोफेज 1 डिप्लोटिन ऑफ व्हाट, ऑफ मियोसिस 1, ऑफ मियोसिस 1। तो प्राइमरी oocyte arrested at प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, और प्रोफेज 1 में भी कौन सा, डिप्लोटिन, राइट। तो मैंने क्या कहा कि भाई मूवी थोड़ा सा पॉज कर दूंगा मैं और मैं सोने चला जाऊंगा। सेम टू सेम काम ये प्राइमरी oocyte भी करता है। क्या करता है, अपने मियोसिस को पॉज कर देता है। कहां पॉज कर देता है, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन फेज में ऑफ मियोसिस 1, राइट। पॉज करके ये बहन जी जो है वो सोने चली जाती है, राइट। अब ये यहां से लेके यहां तक ये जितना भी कुछ हुआ ना, जितने भी इवेंट्स हुए अभी तक, उगोनिया से माइटोसिस, माइटोसिस से और ज्यादा उगोनिया, फिर वहां इंक्रीज इन साइज, उससे प्राइमरी पर oocyte बना, फिर स्टार्ट हुआ मियोसिस 1, मियोसिस 1 स्टार्ट होते ही अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 में। अब बहन जी को आ गई नींद, अब उन्हें सोना जाना है। ये जितने भी इवेंट्स हुए ना, ये जितने भी इवेंट्स हुए, अब भी ये क्या है, अब भी ये प्राइमरी oocyte ही तो है। अब भी ये क्या है, अब भी ये भी प्राइमरी oocyte है और ये भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन ये प्राइमरी oocyte जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज 1 में अरेस्टेड कंडीशन में और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें अभी तक हुई ना, ये सभी कहां पे हुआ, ये एम्ब्रायोनिक मतलब फिटल ओवरी के अंदर हुआ। मतलब माँ का जो उम्ब है, उम्ब के अंदर जो फीमेल फीटस है, उस फीमेल फीटस के अंदर जो ओवरी है, उसमें ये सारी चीजें अब तक हुई है। कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना सुनने में, राइट। कि माँ के उम्ब में क्या है, फीमेल फीटस, फीमेल फीटस के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स, उसमें से एक क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर हो रहा है इतने सारी चीजें। मतलब मान लो फीमेल फीटस अब तक पैदा ही नहीं हुआ, अभी भी वो फीटल कंडीशन में ही है, और उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया, राइट। अपना काम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे इस, यहां से लेके इस उगोनिया से लेके यहां तक, मतलब इस अरेस्टेड फेज तक, यहां तक, यहां तक जितनी भी चीजें हुई, कहां हुआ, इनसाइड फीटल एम्ब्रायो। क्या लिखेंगे, इनसाइड फीटल एम्ब्रायो, फीटल सॉरी ओवरी फीटल ओवरी, इनसाइड फीटल ओवरी, ये सारी चीजें फीटल ओवरी के अंदर हुआ है। क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब क्या होगा, अब पूरी जिंदगी तो फिटल नहीं रहेगा, उसके बाद उसका बर्थ होगा। तो क्या हुआ, बर्थ हुआ, मतलब बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद क्या होगा, चाइल्डहुड बीतेगा, चाइल्डहुड, फिर क्या होगा, प्यूबर्टी आएगा। क्या होगा, प्यूबर्टी आएगा, राइट। मतलब अभी तक सो रही है, बर्थ हुआ, फिर चाइल्डहुड बीत गया, प्यूबर्टी आ गया, अब तक क्या कर रही है, सो रही है। क्या कर रही है, सो रही है। अब तक क्या कर रही है, सो रही है। या मैं अपने आप को मान के ये चलता हूं कि मैंने क्या किया था, मैंने टीवी को ऑफ नहीं किया था, मैंने पॉज किया था, पॉज करके मैं सो गया था। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, मतलब बर्थ हो गया, चाइल्डहुड बीत गया, प्यूबर्टी आ गया। मतलब दोपहर को मैंने पॉज करके सो गया था और अब तक शाम हो चुकी है। और शाम को होते जैसे ही हुआ शाम, मेरी मम्मी आई और मम्मी आके मुझसे पूछी कि तुझे ये पिक्चर देखना है या मैं टीवी को ऑफ कर दूं, राइट। मुझसे पूछी कि तू सो गया, तो अब तुझे ये पिक्चर जो है, और सोना है तुझे या पिक्चर देखना है। अगर सोना है तो मैं टीवी को ऑफ कर दूंगा, और अगर पिक्चर देखना है तो उठ के देखो, राइट। तो सेम टू सेम यहां पे भी उसकी मम्मी आके, प्राइमरी oocyte की मम्मी आके प्राइमरी oocyte को पूछेगी कि भाई देखो, बर्थ हो गया आपका, चाइल्डहुड बीत गया, प्यूबर्टी भी आ गया, क्या अब आपको
मियोसिस करना है या नहीं करना है, अब भी सोना है आपको। तो प्राइमरी oocyte कहती है नहीं, मुझे मियोसिस कंप्लीट करना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे मम्मी कौन है, राइट? यहाँ पे इसको मम्मी है कौन, सिग्नल कौन देती है इसको कि भाई उठ जाओ, हो चुका है शाम, या तो उठ जाओ नहीं तो मैं टीवी ऑफ कर दूंगा, राइट? तो यहाँ पे मम्मी है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से आता है, तो साइड से लिखेंगे फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है क्या, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। GnRH जाके किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, राइट, पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है FSH। हालांकि एंटीरियर पिट्यूटरी से LH भी निकलता है, लेकिन अब हम यहाँ पे हम लोग LH की बात नहीं करेंगे, राइट, बाद में करेंगे। यहाँ हमें मम्मी कौन है, यहाँ पे मम्मी है FSH, हमको उसी से स्टिक रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, FSH। हाइपोथैलेमस ने किसको सिग्नल, हाइपोथैलेमस से क्या निकला, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने सिग्नल भेजा किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला, FSH। FSH जाके क्या करेगा, इसको जगाएगा या जगाएगी, जो भी है, FSH क्या करेगी, इसको जगाएगी कि अब आपका उठने का वक्त हो चुका है, राइट। और ये क्या करेगी, फटाफट से अपना जो है मियोसिस खत्म करेगी। क्या करेगी, कंप्लीट मियोसिस, क्या करेगी, मियोसिस कंप्लीट करेगी। क्या करेगी, कंप्लीट मियोसिस 1। क्या लिखेंगे, कंप्लीट मियोसिस 1, कंप्लीट मियोसिस 1। बट मियोसिस 1 से क्या बनता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। दो कैसे होते हैं, 2 इक्वल साइज के होते हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे देखो हर चीज थोड़ा सा अलग है, तो ये भी थोड़ा सा अलग होगा। तो कंप्लीट मियोसिस 1 बट विथ unequal division of cytoplasm, but with unequal division of cytoplasm, मियोसिस 1 कंप्लीट तो करेगा प्राइमरी oocyte, लेकिन यहां पे साइटोप्लाज्म का जो बंटवारा होगा वो अनइक्वल होगा। मतलब एक सेल को थोड़ा सा ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलेगा, दूसरे को मिलेगा ही नहीं, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा, राइट। तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सा सेल बनेगा। तो इससे क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte ने क्या किया, अरेस्टेड था प्रोफेज 1 में, किसके अंदर, फीटल ओवरी के अंदर। उसके बाद उसका क्या हुआ, बर्थ हुआ, फिर चाइल्डहुड बीता, फिर प्यूबर्टी का ऑनसेट हुआ। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, अब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रहा है। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से उसका स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा ना, वो यही से स्टार्ट होगा। जैसे ही प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 खत्म करेगी और बनाएगी सेकेंडरी oocyte, वैसे ही स्टार्ट होगा उसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। वैसे क्या स्टार्ट होगा, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो क्या हुआ, बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी हो गया। अब प्राइमरी oocyte क्या करेगी, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी, और बट विथ अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और यहां से मियोसिस 1 कंप्लीट करके क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएंगी, 2 सेल। एक बनाएंगी सेकेंडरी oocyte, और एक बनाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो अब तक ये अरेस्टेड कंडीशन में था, फिर FSH यहां पे भी काम करेगा,
ये मैं राइट अप में लिख रहा हूं या मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, राइट, ताकि दोनों चीजें साइड वाइज चलता रहे। तो ये क्या करेगा, ये एफएसएच यहाँ पे काम किया और एक बहुत बड़ा साइज का सेकेंडरी oocyte बनेगा, वेरी बिग इन साइज, और एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, देखो कितना छोटा, छोटा सा बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कौन है, ये है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, वेरी बिग, वेरी बिग। और ये कौन है, ये वाला, सॉरी, ये वाला कौन है, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। डोंट वरी, हम लोग आगे जाके भी इसको ड्रॉ करेंगे, तो अगर यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ साइटोप्लाज्म का, और सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी बना। यहां तक सब कुछ क्लियर है आपके लिए। ये जो स्टार्ट हुआ ना यहां से, ये जो यहां से जो स्टार्ट हुआ, यहां से सेकेंडरी oocyte का डिवीजन से जो स्टार्ट हुआ है, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब अब जो वुमन है उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला है, राइट, उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, राइट, और वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुकी है, मतलब ओवुलेशन स्टार्ट होगा, राइट। अब क्या होगा, ओवुलेशन स्टार्ट होगा, मतलब अब वो बच्चे को कंसीव कर सकती है, सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, बच्चे को कंसीव कर सकती है। क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां से क्या स्टार्ट हुआ, यहां से लेके यहां तक था फीटल ओवरी, फिर बर्थ, फिर चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी, फिर ये जो पोर्शन है, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं इस चीज को, इस सीक्वेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेप कहां पे हुआ है, कौन सा स्टेप कहां पे हुआ है, पूछे जाएंगे कि फीटल ओवरी के अंदर कौन सा स्टेप था, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्यूबर्टी के बाद क्या क्या स्टेप्स आए, ये पूछे जाएंगे कि मियोसिस 1 जो है ये प्यूबर्टी से पहले खत्म हो जाता है या प्यूबर्टी के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद मियोसिस 1 खत्म होगा। ये जो मियोसिस 1 जो यहाँ पे अरेस्ट हो चुका था ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अरेस्ट हो चुका था, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 में, ये कंप्लीट कब हुआ, प्यूबर्टी के बाद कंप्लीट हुआ। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसी वजह से मैं चीजों को इन डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ नहीं है, बार बार बताने की मतलब बस यही था, और कुछ नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूं, चलो सही चल रहा है सब कुछ। तो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, राइट, यहां तक क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जितने भी चीजें होंगी वो रिप्रोडक्टिव, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में होगा। क्या होगा, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। ऑलरेडी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही मियोसिस 1 खत्म हुआ और सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने वहां पे भी आपको एरर से समझा दिया था, ठीक। तो अब तक हमने क्या बनाया, 2 अनइक्वल साइज की चीजें बनाई, राइट, ऐसा ही बनाया कुछ हमने। एक बहुत बड़ा साइज में बनाया हम लोगों ने, जिसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और एक बहुत छोटा सा हमने बनाया फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनाया, फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट, यही बनाया हमने। क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। कहां से आया, प्राइमरी oocyte से आया, ये दोनों। तो देखो मियोसिस 1 से क्या होता है, मियोसिस 1 मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है। तो मियोसिस प्राइमरी oocyte में कितने सेल्स थे, डिप्लॉयड थे, लेकिन ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे हैप्लॉयड, 2n, सॉरी, ये हो जाएंगे n, और इसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 22 + x,
मतलब 23 क्रोमोसोम्स। और फर्स्ट पोलर बॉडी में कैसा होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा और इसमें भी क्रोमोसोम होंगे 22 प्लस एक्स। क्लियर है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस ही नहीं किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अनइक्वल डिवीजन हुआ ना, जो साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हुआ, ये क्यों हुआ, मतलब ऐसा भेदभाव क्यों, किस लिए। तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन इसलिए हुआ, या ज्यादा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte को, क्योंकि इसी सेकेंडरी oocyte से आगे जाके क्या बनेगा, ओवम बनेगा और ओवम का डेवलपमेंट होगा, और ओवम के उस डेवलपमेंट के लिए उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन। मोर साइटोप्लाज्म यानी मोर न्यूट्रिशन, राइट। अगर मोर न्यूट्रिशन मिलेगा तो ओवम का जो डेवलपमेंट है वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी वजह से नंबर 1 रीजन क्या था, लिखेंगे यहाँ पे साइड में लिखेंगे, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्यों होता है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन क्यों हुआ साइटोप्लाज्म का। तो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है मोर साइटोप्लाज्म इक्वल्स टू मोर न्यूट्रिशन फॉर ओवम डेवलपमेंट, राइट। और ओवम कौन बनाएगा, यही सेकेंडरी oocyte बनाएगा। तो इसी वजह से सेकेंडरी oocyte को क्या चाहिए, ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, इसी वजह से होता है अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये तो हो गया रीजन 1। रीजन 2 क्या है, रीजन 2 है टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर्स, राइट। कि क्वेश्चन ये आता है कि अगर अनइक्वल डिवीजन ही करना था, ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि अगर मोर साइटोप्लाज्म यानी मोर न्यूट्रिशन है, अगर मोर साइटोप्लाज्म से मोर न्यूट्रिशन मिलता है तो सारे के सारे सभी साइटोप्लाज्म इसी को दे दो, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाने की क्या जरूरत थी। ऐसा क्या हो गया कि फर्स्ट पोलर, अगर सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बनाना है तो प्राइमरी oocyte से सीधा सीधा सेकेंडरी oocyte बनाओ ना, क्या जरूरत है फर्स्ट पोलर बॉडी बनाने की। तो फर्स्ट पोलर बॉडी इसीलिए बनाया जाता है टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर्स, राइट। अगर यहां पे मियोसिस नहीं होगा तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं होंगे। सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। वहां से मतलब सेकेंडरी oocyte में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो ओवम के अंदर भी 46 आ जाएगा, और वहां से स्पर्म जो है हमारा, जो बहुत दिन पहले निकला है अपने ट्रैवल पे, अभी तक नहीं पहुंचा है, वो भी तो अपने साथ 23 क्रोमोसोम ला रहा है। तो मतलब 43 प्लस 23 69 ऑलमोस्ट क्रोमोसोम्स। तो क्या होगा, राइट। तो ये जो ओवम है क्या ये सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। ये जाइगोट, इससे अगर जाइगोट बन भी गया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट, एनिमली हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया जाता है। हाँ, मैं मानता हूं साइटोप्लाज्म चाहिए, ज्यादा साइटोप्लाज्म यानी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, इसी वजह से ज्यादा साइटोप्लाज्म दिया गया सेकेंडरी oocyte को, लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी बनाना भी जरूरी था। क्यों जरूरी था, बिकॉज हमें क्रोमोसोम नंबर जो है ये हमें मेंटेन करना था, ये क्रोमोसोम नंबर जो है ये हमें क्या करना था, मेंटेन करना था। क्लियर है यहां तक। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ना, ये बहुत बाद में जाके, पहले नहीं, ओव्यूलेशन के बहुत बाद में जाके क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन में डीजेनरेट हो जाता है। लेटर स्टेज डीजेनरेटेड लेटर स्टेज में जाके ये क्या हो जाता है, ये डीजेनरेट हो जाता है। तो अब तक हमने क्या किया, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना लिया, राइट। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन करता है।
ओव्यूलेशन होता है इसका। क्या होता है इसका? इसका होता है ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? सेकेंडरी oocyte ओवरी के बाहर आता है। सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, बाहर निकलेगा। लेकिन अब तक हमें क्या पता था? अब तक जितने भी टाइम हम लोग ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन कह रहे थे तो अब तक हमें यही पता था कि ओवरी से ओवम निकलता है। लेकिन यहां पे हमें कुछ नया सीखने को मिला कि ओवरी से ओवम नहीं निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। राइट? ओवरी से क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? उसे हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। तो ओवरी से क्या निकला है? ओवरी से ओवम निकला है? नहीं, ओवरी से निकला है सेकेंडरी oocyte। उसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ मतलब क्या हुआ? ये ओवरी से निकला बाहर। जैसे ही ये ओवरी से बाहर निकलेगा इसको कौन पकड़ेगा? बताओ कौन है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्ब्री। जैसे ही सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आया, फिम्ब्री ने उसको पकड़ लिया और ढकेल दिया अंदर की तरफ। और यहां पे क्या था? ऑस्टियम। ऑस्टियम इज द ओपनिंग ऑफ इनफंडिबुलम। मतलब ये इनफंडिबुलम से जाएगा 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 और कहां पहुंच जाएगा? इस वाले पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन का नाम क्या था? इस्थमस। नहीं, इस वाले पोर्शन का नाम था, सॉरी, इस वाले पोर्शन का नाम था एम्पुला। मतलब बेसिकली इस्थमेट, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन, लेकिन इस वाले पोर्शन का नाम था एम्प्यूला। राइट? कहां पहुंच जाएगा? एम्प्यूला में। कहां पहुंचेगा? एम्प्यूला में। तो क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ। मतलब सेकेंडरी oocyte ने क्या किया? यहां पे अच्छे से समझो, अगर यहां नहीं समझ पाओगे तो आगे की जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ना उसको नहीं समझ पाओगे। उसको नहीं समझ पाओगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करो कि ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन मतलब हमें अब तक क्या पता था? ओव्यूलेशन का मतलब है ओवम का निकलना। लेकिन आज हमें एक नया चीज सीखने को मिला कि ओव्यूलेशन में ओवरी से क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। और जैसे ही ओवरी से निकलेगा कौन पकड़ेगा उसे? पकड़ लेगा फिगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्री पकड़ के अंदर की तरफ ढाल देगा, ढकेल देगा। और यहाँ है ऑस्टियम। ऑस्टियम के थ्रू ये इनफंडिबुलम में आ जाएगा, इनफंडिबुलम से पहुंच जाएगा एम्प्यूला में, जो वाइडर पार्ट था। एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में ही क्या करना है? उसे फर्टिलाइजेशन करना है एप्सोम के साथ। तो वो पहुंच जाएगा कहां पे? एंड फाइनली रीचेस, एंड फाइनली रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब। लिख देते हैं, ठीक है? फैलोपियन ट्यूब। फाइनली रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला लिख सकते हो आप, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसको नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि फाइनली कहां पहुंचता है ओव्यूलेशन के बाद? ओव्यूलेशन की ये पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। राइट? मतलब अब तक क्या हुआ? अब तक ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे ये सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे है जो है, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंच गया और पहुंच के अब इसे क्या करना है? अब इसे करना है इंतजार। किसका इंतजार? इंसेमिनेशन का इंतजार। मतलब स्पर्म की एंट्री की इंतजार। अगर स्पर्म एंट्री होगा तो ओवम बन जाएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी ये जो है ना, ये सेकेंडरी oocyte जो है ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी वो अरेस्टेड कंडीशन में है। मियोसिस 2 का ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, मैंने लिखाया नहीं लिखाया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि ये प्राइमरी oocyte से प्राइमरी oocyte ने क्या किया? मियोसिस 1 कंप्लीट किया और बनाया सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये स्टार्ट करता है क्या? मियोसिस 2 स्टार्ट करता है। स्टार्ट यहाँ पे लिख दो, स्टार्ट मियोसिस 2। अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो मैं भूल चुका था। मियोसिस 2 बट फिर से अरेस्ट हो जाता है, बट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अच्छा वो मुझे याद आ गया अचानक से, नहीं तो मैं यहाँ का पोर्शन एक्चुअली क्या हुआ ना कि वहां पे मैंने इरेज किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि वहां मैंने इसको डिस्कस कर दिया था।
तो 2 बार अरेस्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना है कि एक बार क्या हुआ जब एम्ब्रायनिक लाइग में प्राइमरी oocyte ने मियोसिस स्टार्ट किया था, फिर वो आके कहां अरेस्ट हो गया था, प्रोफेज 1 में, राइट, मेटाफेज 1 मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो गया था, फिर उसने बर्थ हुआ, फिर चाइल्डहुड निकला, फिर प्यूबर्टी आया, फिर एफएसएच ने उसको इशारा बोला कि उठो, तो उसने क्या किया, उसने फटाफट से अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया और मियोसिस 1 कंप्लीट करके बनाया सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये भी तो मियोसिस 2 करेगा। एक मियोसिस का कितने फेज होते हैं, 2, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट होगा मियोसिस 2। लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 स्टार्ट तो कर देता है लेकिन फिर से ये अरेस्टेड हो जाता है। अब ये कहां अरेस्ट हुआ, मेटाफेज 1 में, वहां पे क्या था, प्रोफेज 1, और यहां पे क्या है, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 ऑफ व्हाट, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, सॉरी, मेटाफेज 2, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। मेटाफेज 1 देखो, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 सभी के सभी चीजें मियोसिस 1 में होता है, और प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 होता है मियोसिस 2 में। तो ये कहां अरेस्ट होता है, मेटाफेज 2 के, मेटाफेज 2 में ऑफ मियोसिस 2, राइट, अरेस्ट हो चुका है। ये अरेस्ट होने के बाद ही इसका ओव्यूलेशन होता है, राइट। ये सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस स्टार्ट कर देती है लेकिन स्टार्ट करने के बाद अरेस्ट हो जाती है, फिर से अरेस्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ, मैंने फिर से मूवी को पॉज करके फिर से सो गया, मैं फिर से मूवी पॉज करके फिर से मैं सो गया। एक बार तो मम्मी ने जगा दिया था मुझे और फटाफट से मैंने इंटरवल तक मूवी खत्म कर लिया था, अब मुझे फिर से नींद आ गई तो मैंने फिर से पॉज करके फिर से मैं सो गया, राइट। तो यहां पे फिर से वो अरेस्टेड हो जाता है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। और इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का होता है ओव्यूलेशन, मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है ओवरी से, उसे पकड़ लेता है फिम्ब्री, फिम्ब्री उसे भेजता है इन्फेंडिबुलम के अंदर और वो पहुंच जाता है एम्पुला में, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब ही लिखेंगे, राइट, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मतलब फैलोपियन ट्यूब में जो सेकेंडरी oocyte है वो कौन से कंडीशन में है, फैलोपियन ट्यूब में जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज 2 कंडीशन में अरेस्टेड फेज में है। वो किसमें है, वो अरेस्टेड फेज में है। कहां अरेस्ट है, मेटाफेज 2 में। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। अब दो चीज हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी 1 क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। एक्चुअली क्या हो ना, तो वहां में मैंने जब इरेज किया तो मुझे दिमाग से ही निकल गया, मैंने सोचा कि वहां मैंने डिस्कस कर दिया था तो मेरे दिमाग से निकल गया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यही होता है, मतलब क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो, डिजिटल बोर्ड हो मतलब होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में हम क्या कर सकते, स्लाइड को अप्स एंड डाउन कर सकते, तो पिछले स्लाइड में या प्रीवियस स्लाइड में क्या था हमको दिख जाता है कि हमने क्या पढ़ाया, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझसे छूट गया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अब क्या होता है, पॉसिबिलिटी 1 क्या है, नो स्पर्म एंट्री, नो स्पर्म एंट्री, नो स्पर्म एंट्री। और हो सकता है पॉसिबिलिटी 2 क्या होता है, स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री। तो क्या हो सकता है, या तो स्पर्म की एंट्री होगी या स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। अगर उस वुमन को कंसीव करना है तो ऑब्वियसली वो इंसेमिनेशन करेगी और कंसीव करेगी। अगर उसे कंसीव नहीं करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसेमिनेशन नहीं करेगी। तो अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो स्पर्म का एंट्री नहीं होगा। तो स्पर्म का अगर एंट्री नहीं होगा तो क्या होगा, मियोसिस 2 जो इसने स्टार्ट किया था, ये मियोसिस 2 कभी कंप्लीट नहीं होगा। नो मियोसिस 2, मियोसिस नो मियोसिस 2, मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और ये जो सेकेंडरी oocyte है जो अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में, ये क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये बाहर निकल जाएगा, राइट। एक टाइम के बाद ये बाहर निकल जाएगा बॉडी से। क्लियर है, सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पर्म नहीं आया।
अगर स्पर्म नहीं आएगा तो मियोसिस 2 वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी, अगर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो मतलब ओवम ही नहीं बनेगा, तो अगर ओवम ही नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या ही वो करेगी, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। नो मियोसिस 2, नो ओवम फॉर्मेशन, नो ओवम फॉर्मेशन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट आए ना तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, बिकॉज ये लेक्चर समझना बहुत जरूरी है, राइट। नो ओवम फॉर्मेशन, मैं इसको एक और बार इस लेक्चर को आपके लिए मैं ले लूंगा, डोंट वरी। तो अगर कोई भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट आए तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो सेकेंडरी देखो क्या हुआ, स्पर्म नहीं आया, ये कहां पहुंच गया, सेकेंडरी oocyte पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। समझो सेकेंडरी oocyte कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, और पहुंच के इंतजार कर रही है, अरेस्टेड कंडीशन में है, दुखी है कि जब तक स्पर्म नहीं आएगा मैं मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा दुखी है वो, और स्पर्म आया ही नहीं। और उसने क्या किया, उस दुख वो और ज्यादा दुख में चली गई, अब तो मेरा मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं होगा, मतलब अब ओवम भी नहीं बनेगा, तो मैं बॉडी के बाहर चली जाती हूँ, और वो बाहर चली जाएगी, मतलब नो मियोसिस 2, नो ओवम फॉर्मेशन। अब ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी 2 कि स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होगी तो बल्ले बल्ले क्या हो जाएगा, तुरंत स्पर्म की जैसी ही एंट्री होगी सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, अपना जो मियोसिस 2 है उसे कंप्लीट करेगी। जैसी स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म की जैसी एंट्री होगी क्या करेगी, कंप्लीट मियोसिस 2, कंप्लीट मियोसिस 2, और मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी। इसमें भी होगा अनइक्वल डिवीजन, यहां पे भी क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। रीजन क्या है, रीजन वही सेम है कि ओवम को आगे जाके फर्टिलाइज करना है, जाइगोट बनाना है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनाना है, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए भाई, तो इसी वजह से इसे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दो, ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म दो इसे, राइट। और ये सेकेंड पोलर बॉडी क्यों बन रहा है, सेम रीजन, ताकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहे। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। तो क्या होगा, कंप्लीट मियोसिस 2, और मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बनाएगा, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ये सेकेंड पोलर बॉडी जो है ये भी आगे जाके डीजेनरेट हो जाएगा, बाद में जाके डीजेनरेटेड, ये भी बाद में जाके लेटर फेज में जाके डीजेनरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो ओवम है, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ, ओवम, ओवम कैसा होगा, ओवम भी हैप्लॉइड होगा। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 22 प्लस एक्स, राइट। और यहाँ पे डीजेनरेट हो गया, लेकिन ये भी कैसा होगा, सेकेंडरी मतलब सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी हैप्लॉइड होगा और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। बिकॉज देखो क्रोमोसोम नंबर को हमें हर सिचुएशन में मेंटेन करना है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर सेम ही होंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो चुका है अब तक, 51 मिनट्स, ठीक है। चलो सब कुछ आ रहा है ना, हाँ चलो आ रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर स्पर्म नहीं आया तो मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं होगा और ओवम ही नहीं बनेगा, और दुख के मारे ये बॉडी के बाहर निकल जाएगी। अगर स्पर्म आ गया तो ये अपना जो मियोसिस 2 है ये कंप्लीट कर देगी, और लेकिन अनइक्वल डिवीजन यहाँ पे भी होगा, क्या बनेगा, ओवम बनेगा और बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी बाद में जाके डीजेनरेट हो जाएगा। अब देखो स्पर्म की एंट्री का मतलब क्या है, स्पर्म की एंट्री का मतलब है वजाइना के अंदर या यूटेरस के अंदर स्पर्म की एंट्री की बात हो रही है। यहाँ पे स्पर्म की एंट्री का मतलब ये समझ मत लेना कि मतलब सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म की एंट्री की बात हो रही है, नो। अगर सेकेंडरी oocyte में स्पर्म की एंट्री हो गई तो उसको तो फर्टिलाइजेशन बोल देंगे ना। क्या फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म का हो सकता है, द आंसर इज नो। फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओवम के साथ स्पर्म का। तो ये जो एंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, स्पर्म एंट्री मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये जो एंट्री की बात हो रही है, इस एंट्री का मतलब है एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटेलिया। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज कर जाओगे। इस एंट्री का मतलब क्या है, एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ
sperm inside female genitalia, inside female genitalia, राइट। और मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट मियोसिस 2 बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहां पे लिख देता हूं मैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज कर जाओगे कि स्पर्म की एंट्री तो हो गई, स्पर्म की एंट्री हो गई मतलब स्पर्म सेकेंडरी oocyte में आ गया और उसके बाद ओवम बनेगा, नहीं होता है। स्पर्म की एंट्री का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटेलिया। वो वजाइना भी हो सकता है, वो सर्विकल कैनाल भी हो सकता है, वो यूटेरस भी हो सकता है, राइट। और तो आपको लगेगा सर तो फिर ये जो सेकेंडरी oocyte उसको पता कैसे चलेगा? उसको पता कैसे चल रहा था? तो उसको पता चल जाता है थ्रू हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू, उसको पता चलता है, राइट। थ्रू हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू उससे पता चलता है कि स्पर्म की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है ना फीमेल बॉडी में, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है, जो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड कंडीशन में, उससे पता चल जाता है कि भाई स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, स्पर्म आ रहा है, चलो फटाफट से कंप्लीट करो मियोसिस 2। और मियोसिस 2 ये कंप्लीट कर देते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे भी जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, एक ओवम बनता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte ने कंप्लीट किया, या मैं यहां पे लिख देता हूं, सेकेंडरी oocyte से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा ना, फैलोपियन ट्यूब में, तो ये क्या है, ये भी है सेकेंडरी oocyte, और ये एक अरेस्टेड कंडीशन लिख देते हैं बाजू में, अरेस्टेड, दो बार लिखते हैं, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, राइट। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हुआ स्पर्म की एंट्री हुआ, मतलब ये कंडीशन को यहाँ पे हमने लगाया, स्पर्म की एंट्री हुई, जैसी स्पर्म की एंट्री होगी क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, कंप्लीट मियोसिस 2, कंप्लीट मियोसिस 2, और मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बनाएगा, एक ओवम, बड़ा साइज का ओवम, एंड एक छोटा सा साइज का बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। समझ में आया जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, तो स्पर्म अगर आ गया तो स्पर्म एंट्री मतलब द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है। तो हार्मोनल चेंजेस होंगे तो सेकेंडरी oocyte को पता चल जाएगा कि भाई स्पर्म आ चुका है, अब अपना मियोसिस जो है कंप्लीट कीजिए। तो कंप्लीट मियोसिस 2 बिफोर फर्टिलाइजेशन, बट ये मियोसिस भी अनइक्वल होगा और एक से ओवम बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आपको और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ किया हमने, अभी तक फोलिकुलर स्पेस इसका देखना बाकी है। ठीक है, ये सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। चलो मान लो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्या बोलते हैं, केस स्टडी, केस 1 केस स्टडी। मान लो एक फीमेल है जिनकी उम्र है 25, एज है 25, और उनका प्यूबर्टी आया था, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी आया था कब, एट द एज ऑफ, प्यूबर्टी आया था एट द एज ऑफ 15, राइट। एज कितना है 25, प्यूबर्टी कब आया था 15, राइट, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो अब तक ये जो फीमेल है इन्होंने अब तक कितना ओवम बनाया होगा, हाउ मेनी ओवम, हाउ मेनी
ओवम, मतलब कितना ओवम इन्होंने बनाया है अब तक, नंबर 1। और इतने इन फीमेल में कितना ओव्यूलेशन हुआ है, हाउ मेनी ओव्यूलेशन, हाउ मेनी ओव्यूलेशन। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी ओव्यूलेशन ना, तो आपको सेकेंडरी oocyte भी काउंट करना है और उसके साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी काउंट करना है, राइट। आप कहोगे सर फर्स्ट पोलर बॉडी तो डिजेनरेट हो गया, तो उसको क्यों काउंट करेंगे। देखो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है बहुत बाद में जाके डिजेनरेट होता है, ठीक है, लेकिन ओव्यूलेशन जो होता है उसमें सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनता ही है, तो इसी वजह से आपको उसको काउंट करना है। हाउ मेनी ओव्यूलेशन यानी हाउ मेनी सेकेंडरी oocytes, हाउ मेनी सेकेंडरी oocyte एंड हाउ मेनी फर्स्ट पोलर बॉडी, हाउ मेनी सेकेंडरी oocytes एंड हाउ मेनी फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। तो अगर उनकी एज है 25 और प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ था 15 में, तो अब तक कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। और हर साल में कितने मतलब मेंस्ट्रुएशन होते हैं, अगर नॉर्मल पकड़े तो हर महीने में एक 28 टू 29 डे का साइकिल होता है, मतलब हर महीने एक मेंस्ट्रुएशन होगा। तो मतलब 10 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, 120 बार उनको मेंस्ट्रुएशन हो चुका है, मतलब 120 टाइम्स उन्होंने ओव्यूलेशन किया है। तो हर टाइम कितना सेकेंडरी oocyte निकलेगा, एक। तो टोटल सेकेंडरी oocyte कितना हो जाएगा, 120। फर्स्ट पोलर बॉडी कितने बार ओव्यूलेशन हुआ है, 120 टाइम्स, और हर टाइम एक पोलर बॉडी निकला है, फर्स्ट पोलर बॉडी एक निकला है, तो कितना होगा 120। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ओवम आर प्रोड्यूस, कितना ओवम बना होगा, कितना ओवम बना होगा। तो इसका आंसर कैसे पता चलेगा, इसका आंसर इससे पता चलेगा कि ये मतलब कंसीव कर चुकी है, इनका चाइल्ड है या नहीं है, राइट, इनका बच्चा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इनका जो है, इनका बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, नो चाइल्ड, यानी नो ये जो है ये सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, नो चाइल्ड। तो क्या लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे नो चाइल्ड। तो मतलब नो चाइल्ड अगर है तो इसका मतलब है क्या, कि एक बार भी स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है। और अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो क्या मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, द आंसर इज नो। अगर मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं होगा, क्या ओवम बनेगा, द आंसर इज नो। क्या सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, द नो। तो ओवम कितने होंगे, 0। क्यों, बिकॉज नो चाइल्ड, मतलब स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है अब तक। एंड सेकेंड पोलर बॉडी कितने बनेंगे, 0, ये भी हो गया 0, क्योंकि स्पर्म की एंट्री ही नहीं हुई है। लेकिन सेकेंडरी oocyte के साथ या फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ स्पर्म की एंट्री का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहां तक। एक और केस 2, केस 2 क्या लिखेंगे, मान लो एक फीमेल है, मान लीजिए एक फीमेल है जिनकी उम्र है 35, राइट। उनको प्यूबर्टी आया था एट द एज ऑफ 15, प्यूबर्टी आया था एट द एज ऑफ 15। उनका एक बच्चा है, 1 चाइल्ड, एक बच्चा हो चुका है। तो अब बताओ कि उनमें ओवम कितने हुए हैं अब तक, उनमें सेकेंड पोलर बॉडी कितना हुआ है अब तक, उनमें सेकेंडरी oocyte कितने बने हैं टोटल, और फर्स्ट पोलर बॉडी कितने बने हैं, बताओ। एक चाइल्ड है, मतलब स्पर्म की एंट्री एक बार ही हुई है। एक चाइल्ड है तो मतलब स्पर्म की एंट्री कितनी बार हुई है, एक बार। तो कितने ओवम बनेंगे, एक ही बनेंगे। तो पोलर बॉडी कितना बनेगा, एक ही बनेगा। क्यों, अगर एक बार स्पर्म की एंट्री हुई है मतलब एक बार ही सेकेंडरी oocyte को मौका मिला है अपना मियोसिस कंप्लीट करने का, मियोसिस 2 कंप्लीट करने का। एक बार मैं देख लेता हूं, मोबाइल ऑफ तो नहीं हो गया, नहीं, चलो। तो मतलब क्या है, एक चाइल्ड हुआ है, इसका मतलब स्पर्म की एंट्री एक बार हुई है, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी oocyte को सिर्फ एक ही बार मौका मिला है अपना
जो मियोसिस 2 है उसे कंप्लीट करने का, और एक बार मौका मिला है तो एक ही ओवम बनेगा, एक ही सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 35 से 15 माइनस कर दो तो कितना आ गया 20, 20 इंटू 12, हर महीने 12, तो कितने होंगे 240 टोटल मंथ, मतलब 240 उनका ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो सेकेंडरी oocyte कितने होंगे 240 इंटू 1 इज इक्वल टू 240, राइट? रॉन्ग, यहीं पे गलत होंगे आप। ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्या है ये? सरासर रॉन्ग है, गलत। एक बार स्पर्म की एंट्री हुई है मतलब ओवम तो एक ही बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी भी एक बनेगा, लेकिन सेकेंडरी oocyte क्या 240 बनेगा? द आंसर इज नो। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी उनका ओव्यूलेशन नहीं होता है, और जब उनका पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन यानी बच्चे को वो जब जन्म देती है उसके 6 महीने तक भी उनका ओव्यूलेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो नो ओव्यूलेशन 9th month of pregnancy, 9 month of pregnancy plus 6 month of lactation period, तो कितना हो गया टोटल 15 months, मतलब 15 महीने ये जो फीमेल है इन्होंने ओव्यूलेशन नहीं किया है, मतलब कोई सेकेंडरी oocyte नहीं बनाया है, कोई फर्स्ट पोलर बॉडी इन्होंने नहीं बनाया। कितने महीने? 15 महीने। क्यों नहीं बनाया? देखो, अगर सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, मान लो कि उसमें क्या हो गया, वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो मतलब वो ऑलरेडी बच्चा कंसीव कर चुकी है, और अब अगर उन्होंने ओव्यूलेशन करके सेकेंडरी oocyte बना दिया, तो अचानक गलती से अगर स्पर्म आ गया, राइट, तो क्या होगा? फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर से प्रेगनेंसी हो जाएगी, मतलब प्रेगनेंसी के ऊपर प्रेगनेंसी हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो इसी वजह से क्या होता है, नो ओव्यूलेशन फॉर 9th month ऑफ प्रेगनेंसी। जब वो लेडी प्रेग्नेंट रहती है 9 मंथ के लिए, तब भी कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है, और पार्चुरेशन के 6 महीने तक भी, मतलब ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड भी 6 महीने तक भी कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है, राइट? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, कितने टोटल मंथ्स कितने थे? 240, राइट? 240 थे, तो 240 माइनस 15 मतलब क्या होगा 225 सेकेंडरी oocyte एंड सेम टू सेम 225 फर्स्ट पोलर बॉडी। तो समझ में आया कि एक बार स्पर्म की एक चाइल्ड है, मतलब एक बार स्पर्म की एंट्री हुई है तो एक ही ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी भी एक ही बनेगा। और सेकेंडरी oocyte कितने बनेंगे? 225, 240 माइनस 15 क्यों? बिकॉज जब वो लेडी प्रेग्नेंट थी 9 महीने के लिए, तब भी कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ, और चाइल्ड बर्थ के बाद भी अगले 6 महीने तक कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। चलो, अब एक चीज स्टार देके लिख लो यहाँ पे, जो आपकी एनसीईआरटी का लाइन है। स्टार देके लिखेंगे, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग embryonic development couple of millions of oogonia are formed in each fetal ovary, मतलब जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा तभी उगोनिया से माइटोसिस करके उगोनिया बनेगा। तो क्या होगा,
ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कपल ऑफ मिलियंस ऑफ उगोनिया, हर एक फीटल ओवरी में, उगोनिया कहाँ बन रहा है? फीटल ओवरी में, तो हर एक फीटल ओवरी में मिलियंस ऑफ उगोनिया बनेगा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट कपल ऑफ मिलियंस ऑफ उगोनिया आर फॉर्म्ड। और एक चीज लिखेंगे, नो उगोनिया आर फॉर्म्ड or added after birth। तो जितना भी उगोनिया है, मतलब उगोनिया माइटोसिस करके जो बहुत सारे उगोनिया बना रहे, तो जितना भी उगोनिया बनेगा वो फीटल कंडीशन में ही बनेगा। बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया अलग से ऐड नहीं होगा, कोई भी उगोनिया अलग से फॉर्म्ड नहीं होगा। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कपल ऑफ मिलियंस ऑफ उगोनिया आर फॉर्म्ड इन ईच फीटल ओवरी एंड नो उगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी नया उगोनिया ऐड भी नहीं होगा और फॉर्म भी नहीं होगा। ये एक चीज थी। एक और चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो अब हम लोग एक क्लियर कट डिफरेंस, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग एक क्लियर कट डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो एक साइड में लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एक साइड में हम लोग लिखते हैं oogenesis। क्या लिखते हैं? oogenesis। राइट, देख लेता हूं मैं एक बार। चलो, चल रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। ये कहाँ कब स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मतलब फीटल कंडीशन में ये स्टार्ट होते हैं। दूसरा, ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होता है? टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन टेस्टिस के अंदर। और खत्म कहाँ पे होता है? खत्म भी होता है टेस्टिस के अंदर ही, राइट। लेकिन oogenesis कहाँ स्टार्ट होता है? कहाँ स्टार्ट होता है? फीटल एम्ब्रायो के अंदर, फीटल ओवरी के अंदर। उगोनिया कहाँ बना है? फीटल ओवरी में। प्राइमरी oocyte कहाँ बना है? फीटल ओवरी में। तो फीटल ओवरी में स्टार्ट होता है। एंड कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब ऑफ एडल्ट। थर्ड क्या हो जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, occurs कंटिन्यूअसली। लेकिन यहाँ पे दो बार पॉज होता है। एक बार कहाँ? जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा था, वहां प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। फिर सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, राइट। तो occurs in phases, मतलब रुक रुक के, ठीक है। और यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। लेकिन यहां पे एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte बनते हैं? एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है। और एक क्या बनता है? एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। और यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
कितने स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोसाइट से, कितने स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म्स, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बाद में स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बनते हैं, राइट, यही हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं, एक ही ओवम बनते हैं, 1 ओवम। क्लियर है? सो दिस आर सम डिफरेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और यहां से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये स्टार्ट कहां पे हो रहा है, देखो ये स्टार्ट हो रहा है फीटल ओवरी के अंदर, लेकिन खत्म कहां पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। फीटल फैलोपियन ट्यूब में नहीं, एडल्ट के फैलोपियन ट्यूब में खत्म होता है। सो दिस इज ऑल डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, एंड दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। लेकिन oogenesis अब तक खत्म नहीं है, उसके 2 और पार्ट है। एक पार्ट में हम लोग फॉलिक्यूलर या सेलुलर लेवल डिस्कस करेंगे, और एक पार्ट में हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, राइट। ये अगर अच्छे से डिस्कस कर लिए ना, ये अगर अच्छे आपको समझ में आएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।